हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का प्रारूप। तो ये हम बैलेंस शीट जो प्रारूप बना रहे हैं ये है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इन्होंने अपने वित्तीय विवरण तैयार करने होते हैं। ठीक है, और ये जो वित्तीय विवरण है इनको हम लोग अंतिम खाते भी बोलते हैं। अंतिम खाते इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। ठीक है, और केवल इनको हम पब्लिश्ड अकाउंट्स भी बोलते हैं। पब्लिश्ड अकाउंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका प्रकाशन करना भी जरूरी होता है। ठीक है, और बैलेंस शीट यहाँ पे जब भी आपने कंपनी की बनानी है या अपने आप नहीं बना लेनी है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बनाओगे। यहाँ पे क्या है, जो प्रारूप दिया हुआ है, ठीक है, अनुसूची 3 में, शेड्यूल 3 में, उस हिसाब से ही आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका प्रारूप बनाओगे। ठीक है, तो आज हम जो इस लेक्चर में प्रारूप बनाएंगे वो होगा हमारे पास बैलेंस शीट का। तो ये बैलेंस शीट का प्रारूप कैसे बना है, ये बना हुआ है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार। ठीक है, और ये प्रारूप जैसे दिया गया है, जैसे ये फॉर्म दिया गया है, ठीक है, आपने बैलेंस शीट उसी तरह से बनानी है, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिलने हैं। जैसे ये ऑर्डर दिया गया है उसी ऑर्डर में आप इसको तैयार करोगे। ठीक है, और बैलेंस शीट का आपको प्रारूप याद रहेगा तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल भी आपको इसका जो फाइनल अकाउंट्स है, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आएगा तो वो भी आपने जैसे ही इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और ये बैलेंस शीट का प्रारूप दिया गया है उसी हिसाब से आपको वो न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इस फॉर्म के अलग चल के एक बैलेंस शीट बनाई तो आपके मार्क्स जो हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका फॉर्म जो है बैलेंस शीट का प्रारूप वो किस तरह से है। सबसे ऊपर आपका हेडिंग आएगा, ठीक है, पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। फिर उसके नीचे आपने हेडिंग देना है नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देना आपने। फिर बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है कि कौन सी डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हो। यहाँ पे लिखना है रुपीज़ इन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पूरी की पूरी फिगर जो है, ठीक है, अमाउंट की जो राशि है आपके पास, ठीक है, उसके पूरे के पूरे अंक नहीं लिखे जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा छोटा करके लिखते हो। ठीक है, जैसे आपने लिखना है 1000 में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 जीरो लगा दी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जो रुपीज़ है उनको कैसे शो कर रहे हो, उनको आप कर रहे हो 1000 में। ठीक है, हज़ार के हिसाब से। जैसे आपने यहाँ पे अमाउंट लिख दी 75, तो यहाँ पे 75 का मतलब होगा 75,000। ठीक है, तो इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपने ये लिख लिया, तो इसके बाद आपके पास जो कॉलम आएगा वो आएगा पर्टिकुलर्स का, और यहाँ पे आएगा नोट नंबर। नोट नंबर क्या होगा अभी आपको आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, जो इस समय जो वर्ष चल रहा है यानी कि करंट पीरियड है, यहाँ पे आपने वो वाली फिगर लिखनी है। ठीक है, जो जो इस आइटम के साथ संबंधित है पर्टिकुलर में उसके साथ संबंधित। और साथ में आपने क्या लिखना है, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, जो पिछले वर्ष, ठीक है, जो पिछले वर्ष की जो फिगर थी अकाउंट्स की, ये जो आपको पर्टिकुलर में आइटम्स दी हुई हैं उनके जो पिछले वर्ष की फिगर्स थी वो आपने इस कॉलम में लिख देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास हेडिंग आएगा वो होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें आपका पहला है सब हेडिंग, वो बनता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में आपके पास आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, अब शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल आगे कई पार्ट्स की होती है, जैसे ऑथोराइज कैपिटल है, इशूड है, सब्सक्राइब्ड है, पेड अप है। ठीक है, तो आपने इसका अलग अलग करके एक विवरण बनाना होता है। ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, एक नोट में लिखोगे। ठीक है, इस बैलेंस शीट के अलावा एक नोट बनाओगे, वहाँ पे इसकी जो पूरी डिटेल है शेयर कैपिटल की वो वहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और उसका जो टोटल आएगा मेन, वो आप यहाँ पे अमाउंट में लिख दोगे करंट ईयर पीरियड में, और यहाँ पे लिख दोगे जो प्रीवियस ईयर का पीरियड है वो वाली अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे आपने नोट नंबर लिखना है कि ये जो शेयर कैपिटल है इसके लिए आपने नोट नंबर क्या बनाया है। तो संभव है कि ये पहली आइटम है तो आप नोट नंबर 1 ही लिखोगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नोट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल में लिख दोगे, ये आपका नोट नंबर आ गया, नोट नंबर 1। और 1 जो नोट नंबर होगा वहाँ से देख के पता लग जाएगा कि इसकी डिटेल आपने क्या लिखी है, यानी कि उसमें पता चल जाएगा इशूड कैपिटल कितनी थी, सब्सक्राइब्ड कितनी है, पेड अप कितनी है। ठीक है,
तो वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिटेल में, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना, अमाउंट का सिर्फ टोटल ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पे करंट ईयर का और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का। इसी प्रकार बाकी के आइटम हैं उनको भी वैसे ही लिखना है, ठीक है। शेयर कैपिटल के बाद आएगा हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसकी भी जो डिटेल्स की आइटम है वो आप नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं है बीच में या कोई आइटम नहीं लिखी हुई है तो आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, फिर आपको नोट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मान लो अब इसमें कुछ आइटम आ जाती है तो इसके लिए आप नोट बनाते हो तो नोट नंबर वहाँ पे 2 होगा। 2 तब होगा अगर इसमें कुछ भी ना हो रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, रिजर्व्स भी आपके पास होंगे कंपनी के पास, ठीक है, और सरप्लस है वो भी कंपनी के पास होगा, इसलिए नोट नंबर 2 भी बन सकता है, ठीक है। और यानी कि जिसका नोट नंबर नहीं बनेगा वो आपको नोट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपने सारी आइटम लिखनी है। तो अब हम सिर्फ जो मेन इसका प्रोफोर्मा है, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। इसका जो प्रारूप बनता है, फॉर्म बनता है, ठीक है। तो पहला हेडिंग आपको क्या बताया था, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सब हेडिंग जो है आपका, ठीक है, वो बनेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल में लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे नोट नंबर पिछले वर्ष का, ठीक है, करंट पीरियड का और प्रीवियस पीरियड का, ठीक है, अगर होगा तब, ठीक है। इसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो इसके आगे सब हेडिंग बनते हैं, वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ नेट, ठीक, जो नेट होंगी वही लिखनी है आपने एडजस्टमेंट करने के बाद। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज़, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके बाद आपके पास फोर्थ सब हेडिंग जो बनता है शेयर कैपिटल में, वो बनता है आपके पास करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। ये जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है इसमें, ठीक है, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ का जो सब हेडिंग है उसकी बात कर रहे हैं। फोर्थ वो बनेगा करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। इन सभी के लिए भी नोट नंबर बनेंगे, नोट्स आप बनाओगे इनके, ठीक है। तो उसमें नोट नंबर दे के ही आपने करना है। तो इसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटीज़, फिर उसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। और इसके बाद आपने टोटल कर देना है जो भी लाइबिलिटीज़ का टोटल बनता है, ठीक है, करंट पीरियड का भी और प्रीवियस पीरियड का भी। तो यहाँ पे ये जो आपके पास इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ है इसका टोटल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमारे पास आएगा एसेट साइड, ठीक है। मेन हेडिंग है आपका सेकंड पार्ट, वो है एसेट्स, ठीक है। आगे इसके सब पार्ट्स बनेंगे, वो है नॉन करंट एसेट्स। तो इसमें पहला हेडिंग बनता है और उसके आगे सब हेडिंग बनते हैं। वो कैसे बन रहे हैं, पहला हेडिंग है आपका फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में हेडिंग कौन कौन से हैं, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये आपने थ्योरी में पढ़े हुए हैं पहले भी, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। इसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। बाकी के कॉलम में उसी तरह से लिखते जाना जैसे ऊपर आप लिख रहे थे। उसके बाद बी पार्ट आएगा इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये भी नेट में लिखोगे आप एडजस्टमेंट करने के बाद। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद जो सेकंड हेडिंग है वो क्या है, करंट एसेट्स। तो इसके सब हेडिंग बन रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स और इसका टोटल, ठीक है। और ये तो आपको पता है, ये लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड इसका टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए, टैली होना चाहिए दोनों साइड का, ठीक है। टैली होगा तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है।